हेलो स्टूडेंट, इस चैनल पर हम लोग लगातार 12th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने काफ़ी टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। अब जो हम अगले टॉपिक पर आ रहे हैं वो है एक्सेप्शन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हमने क्या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का प्रिंसिपल पढ़ा था, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी सिस्टम का जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होता है। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब है या तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज के इक्वल होगा, या उसका 2 टाइम्स होगा, या उसका 3 टाइम्स होगा, या उसका 4 टाइम्स होगा। इसका मतलब ये निकला कि जो मिनिमम चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, उससे कम चार्ज का होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हमसे एक्सेप्शन की बात की जाए तो हम एक पार्टिकल की बात करते हैं, वो है क्वार्क पार्टिकल्स। जो क्वार्क पार्टिकल्स होते हैं उन पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज से कम होता है, वो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज के इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में नहीं होता। तो हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे? आपसे अपने से कोई एक्सेप्शन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो हम लोग बोलेंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो एक्सेप्शन है वो क्वार्क पार्टिकल्स हैं। क्वार्क पार्टिकल्स 6 टाइप के होते हैं, लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने को 2 टाइप की बात करनी है, एक तो अप क्वार्क और दूसरा डाउन क्वार्क। अगर मैं अप क्वार्क या यू क्वार्क की बात करूं तो यू क्वार्क पर चार्ज होता है 2e/3, यानी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का 2/3 टाइम्स, और देखा जाए तो 0.67 के अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, यानी लेस देन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये क्वांटाइजेशन के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। दूसरा हम बात करेंगे डाउन क्वार्क की। तो अगर आप डाउन क्वार्क की बात करें तो डाउन क्वार्क पर चार्ज होता है -e/3। तो अप क्वार्क पर तो चार्ज कितना होता है 2e/3, और डाउन क्वार्क पर कितना होता है -e/3 चार्ज होता है, यानी ये हो जाएगा 0.33 और ये हो जाएगा 0.67। तो इसका मतलब दोनों पर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। हाँ, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं दोनों के दोनों, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो केवल 10⁻⁻10 सेकंड के लिए होती है। अब हम अभी तक क्वांटाइजेशन के प्रिंसिपल को वैलिड मानते हुए चलते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी कोई स्टेबिलिटी नहीं है, इनका कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाए कि क्वांटाइजेशन के प्रिंसिपल का आपको क्या बताना है, एक्सेप्शन बताना है, तो हम बात करेंगे क्वार्क पार्टिकल्स की। क्वार्क पार्टिकल है द एक्सेप्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अपन 2 टाइप के क्वार्क पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, एक तो अप क्वार्क और दूसरा डाउन क्वार्क। जो अप क्वार्क पर चार्ज की वैल्यू है 2e/3, और जो डाउन क्वार्क पर चार्ज की वैल्यू है -e/3। इनका जो एग्जिस्टेंस होता है केवल कितने टाइम के लिए होता है, 10⁻⁻10 सेकंड के लिए। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो क्वार्क पार्टिकल्स हैं इनका यूज क्या है? तो हम कहते हैं कि आपके जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्वार्क पार्टिकल्स से मिलके ही बने होते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं, हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो हम कहते हैं जो प्रोटॉन है वो 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलके बना होता है, यानी इसको हम क्या बात करेंगे, UUD, यानी 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। जैसे अगर मैं इसको ओपन करके देखना चाहूं तो अप क्वार्क का मींस मैंने चार्ज कितना बताया है 2e/3, देन फिर अप क्वार्क आ गया तो मैंने चार्ज कितना बताया है 2e/3, देन डाउन क्वार्क आ गया तो मैंने चार्ज कितना बताया है -e/3। कल मैंने कहा था अभी मैंने आपसे कहा प्रोटॉन का मीन UUD, 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। अप क्वार्क का मतलब 2e/3, अप क्वार्क का मतलब फिर 2e/3, और डाउन क्वार्क का मतलब -e/3। इसको देखें तो 3e/3, यानी कितना आ गया E। इसका मतलब जो प्रोटॉन पर चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ मैंने माइनस नहीं लगाया है, इसका मतलब प्लस में होता है, तो वही अपने वहां निकाला था। अच्छा, मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन को हम कहते हैं कि न्यूट्रॉन 2 डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क से मिलकर बना होता है, यानी इसमें तो होते हैं 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क, और न्यूट्रॉन में 2 डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क। अच्छा, डाउन का मींस चलिए देखते हैं, -e/3। नेक्स्ट फिर डाउन आ गया तो -e/3, नेक्स्ट अप आ गया तो 2e/3। अच्छा, इसको अपन देखें तो -2e/3 प्लस 2e/3, और ओवरऑल चार्ज कितना हो गया 0, यानी न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये अपन लोगों ने वहां पर निकाला था। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आपसे कहा जाए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के जो प्रिंसिपल है उसका एक्सेप्शन क्या है, तो हम बोलेंगे उनके एक्सेप्शन है क्वार्क पार्टिकल। 6 टाइप के होते हैं, मैंने आपसे कहा था, लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम केवल 2 टाइप की बात करेंगे,
अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अप क्वार्क पर चार्ज की वैल्यू होती है 2/3 और डाउन क्वार्क पर चार्ज की वैल्यू होती है -e/3। हाईली अनस्टेबल होते हैं, स्टेबिलिटी केवल कितने टाइम के लिए होती है 10⁻⁻10 सेकंड के लिए इनकी स्टेबिलिटी होती है। इसके बाद अपन लोग बात करेंगे इनका यूज क्या है। तो मैंने आपसे कहा था न्यूक्लियॉन्स होते हैं जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये आपके क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। हम प्रोटॉन की बात करें तो 2 अप क्वार्क होता है और एक डाउन क्वार्क। अप क्वार्क का मतलब चार्ज देखा है 2/3, फिर अप क्वार्क आ गया 2/3, देन डाउन क्वार्क आ गया -e/3। तो यानी चार्ज कितना आ गया e। तो वही हमने लोगों ने पढ़ रखा है कि जो प्रोटॉन पर चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज के इक्वल होता है लेकिन पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट हम न्यूट्रॉन पर आते हैं। न्यूट्रॉन में 2 डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क। डाउन क्वार्क का मींस -e/3, देन फिर डाउन क्वार्क का मींस -e/3 और अप क्वार्क का मींस 2e/3। ओवरऑल चार्ज कितना आ गया 0। इट मींस न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये अपन लोगों ने निकाला था। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द एक्सप्रेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सो आवर आंसर इज क्वार्क पार्टिकल। क्लियर सभी को? अच्छा, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने को डिस्कस करना है और डिस्कस ये करना है कि चार्जिंग का एक्चुअल टेस्ट क्या होता है। तो हम कहते हैं कि एक्चुअल टेस्ट ऑफ चार्जिंग इज रिपल्शन फोर्स। इसका मतलब क्या निकला, जैसे मार्कर है, इस मार्कर पर कुछ चार्ज है और दूसरा मार्कर ये हो गया। अगर ये दोनों मार्कर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसका मतलब ये निकला कि जैसे ये मार्कर चार्ज है उसी तरह से ये मार्कर भी कैसा होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। और अगर ये अट्रैक्ट कर रहे हैं तो मैं ऐसा नहीं कह सकता। रिपीट कर रहा हूं, समझिए। अगर एक चार्ज ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को रिपेल कर रहा है, इसका मतलब वो दूसरा ऑब्जेक्ट कैसा होगा, चार्ज होगा। और अगर वो रिपेल नहीं कर रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट चार्ज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। इसको जरा समझिए। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, सपोज करो मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जिस पर अपन लोगों ने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। इसको मैं ए कह देता हूं और ये दूसरा ऑब्जेक्ट बी हो जाता है। अच्छा, अगर सपोज किए जो ऑब्जेक्ट बी होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो दोनों के बीच में डेफिनेटली रिपल्शन फोर्स लगेंगे। यानी एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी दूसरी पॉजिटिव चार्ज बॉडी को क्या करेगी, रिपेल करेगी। ये क्लियर हो गया। अब दूसरा, अगर सपोज कीजिए कि बॉडी एक पॉजिटिव चार्ज है और बॉडी भी नेगेटिव चार्ज है, तो आप जानते हैं कि भाई दोनों का नेचर कैसा है, अनलाइक हो गया। और अनलाइक नेचर वाले चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यानी यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। जब दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, सेम नेचर का चार्ज हो गया, तो उस कंडीशन दोनों के बीच कौन से लगे, आपके रिपल्शन फोर्स। दोनों पर क्या हो गया, अपोजिट नेचर का चार्ज हो गया, इसका मतलब दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, तो फिर वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तीसरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट समझिए। जैसे इस पर हो गया पॉजिटिव चार्ज और जो बॉडी बी है उसको मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बॉडी ए पर तो हो गया पॉजिटिव चार्ज और बॉडी बी को मैं क्या कह रहा हूं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आपको मैंने उस दिन बताया था जब मैंने चार्जिंग का इंडक्शन का कराया था, तो मैंने आपसे कहा था कि न्यूट्रल का मीन्स क्या है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन दोनों ही चार्ज इक्वल अमाउंट के हैं। तो ओवरऑल चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, 0। अब यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा। ढंग से समझिए, यहाँ पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। अब ये पॉजिटिव इसके पॉजिटिव को रिपेल करेगा और इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो पॉजिटिव का एक्यूमुलेशन यहाँ होने लग जाएगा और नेगेटिव का एक्यूमुलेशन यहाँ होने लग जाएगा। अब जरा दोबारा देखिए, पॉजिटिव ने इसके पॉजिटिव चार्ज को रिपेल किया, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। अब ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव हैं, इनके बीच में कौन से फोर्स लगेंगे, रिपल्शन फोर्स। और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इन दोनों के बीच में कौन से फोर्सेज लगेंगे, अट्रैक्शन फोर्स। पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन। हालांकि हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप इतना तो कम से कम सभी लोग समझ सकते हैं कि ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फोर्स कम होगा। अब यहाँ पर 3 सिचुएशन हो सकती हैं, समझना। पहली सिचुएशन कि अगर रिपल्शन फोर्स अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा हुआ तो रिजल्टेंट जो हमारा इफेक्ट आएगा वो रिपल्शन का आएगा, यानी ये इसको रिपेल करेगा। अगर सपोज के दोनों इक्वल हो गए तो ना रिपेल करेगा ना अट्रैक्ट करेगा, ओवरऑल कितना हो जाएगा, 0। और अगर सपोज के अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हुआ, रिपल्शन कम हुआ,
तो रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा वो अट्रैक्शन का आएगा। इसका मतलब ये चार्ज बॉडी इस न्यूट्रल बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अब जरा देखिए, मैंने अभी अभी आप लोगों से क्या कहा है कि जो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब देखिए, पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन। क्लियर हो रहा है? अब मुझे आप देखिए, ये बताइए कि डिस्टेंस किसके लिए कम है, अट्रैक्शन फोर्स वाले पार्टिकल्स के लिए या रिपल्शन फोर्स वाले पार्टिकल्स के लिए? यानी पॉजिटिव नेगेटिव के बीच डिस्टेंस कम है या पॉजिटिव के बीच डिस्टेंस कम है? सबको दिख रहा होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच डिस्टेंस कम है और पॉजिटिव के बीच डिस्टेंस ज्यादा है। जब इन दोनों के बीच डिस्टेंस कम है, इसका मतलब क्या निकला कि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा और रिपल्शन फोर्स कम होगा। जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, रिपल्शन कम होगा, तो जो रिजल्टेंट इफेक्ट आएगा वो किसका आएगा? अट्रैक्शन का। इसका मतलब क्या निकला कि एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को हमेशा क्या करेगी? रिपेल करेगी। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी और नेगेटिव चार्ज बॉडी आए तो उनके बीच कौन से फोर्सेस लगेंगे? अट्रैक्शन के। लेकिन अगर इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझिए, पॉजिटिव के बाद अगर आपने किसी न्यूट्रल बॉडी को प्लेस किया है तो यहां पर क्या हो जाता है कि पॉजिटिव बॉडी न्यूट्रल बॉडी को क्या करने लग जाती है? अट्रैक्ट करने लग जाती है। क्यों करने लग गई? क्योंकि यहाँ चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। उस केस में आप देख सकते हैं जो अट्रैक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू रिपल्शन फोर्स की वैल्यू से ज्यादा आ रही है, और क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा आ रहा है इसलिए जो रिजल्टेंट इफेक्ट है वो किसका आएगा? अट्रैक्शन का। तो अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे सपोज करो कि भाई इन सबको हम यहां से हटा देते हैं। एक बॉडी ए है जो पॉजिटिव चार्ज है और एक बॉडी बी है जिसके बारे में हमको नहीं पता, लेकिन हाँ बॉडी ए और बॉडी बी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहे हैं। तो आपसे पूछा जाए, बताइए बॉडी बी चार्ज होगी या नहीं होगी? या दूसरा तरीके से हम पूछ सकते हैं, बॉडी ए पॉजिटिव चार्ज और बॉडी बी को अट्रैक्ट करती है, तो बताओ क्या बॉडी बी डेफिनेटली चार्ज होगी? तुम्हारा आंसर होगा कि बॉडी बी डेफिनेटली चार्ज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है वो नेगेटिव चार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट करती है और एक न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट करती है। तो बॉडी भी आपकी नेगेटिव चार्ज भी हो सकती है और बॉडी भी आपकी न्यूट्रल भी हो सकती है। तो यानी अगर इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहे हैं तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये डेफिनेटली चार्ज होगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बॉडी ए और बॉडी बी, वही ले ली मैंने, बॉडी ए पॉजिटिव चार्ज है और ये बॉडी बी को रिपेल करती है। अब ये बॉडी बी को रिपेल कब कर सकती है? जब बॉडी बी डेफिनेटली क्या हो? पॉजिटिव चार्ज हो। तो इसका मतलब क्या निकला? अगर एक बॉडी ए दूसरी बॉडी बी को अट्रैक्ट करती है तो मैं ये नहीं कह सकता कि बॉडी बी डेफिनेटली चार्ज होगी। यानी अट्रैक्शन फोर्स चार्जिंग को कंफर्म नहीं करता है। अट्रैक्शन फोर्स चार्जिंग का एक्चुअल टेस्ट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर दोनों के बीच रिपल्शन फोर्स लग रहा है तो एक कंफर्म हो जाता है कि अगर बॉडी ए चार्ज है तो बॉडी बी भी चार्ज होगी। तो एक्चुअल टेस्ट ऑफ चार्जिंग इज रिपल्शन फोर्स। क्लियर? अट्रैक्शन फोर्स के बेसिस पर आप नहीं कह सकते, लेकिन अगर रिपल्शन फोर्स है तो आप ये कह सकते हैं कि बॉडी ए अगर चार्ज है तो बॉडी बी भी डेफिनेटली चार्ज होगी। तो हम क्या बोलेंगे? एक्चुअल टेस्ट ऑफ चार्जिंग इज रिपल्शन फोर्स।